नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और हमेशा की तरह, प्रतिदिन की तरह कांस्टेबल लेवल के, चाहे वो स्टेट कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, कांस्टेबल लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आगामी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उन क्वेश्चंस की सीरीज़ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जुनून सीरीज़, जुनून बैच में मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का इस समय हमारा सेशन चल रहा है। बहुत जल्द हिंदी का भी सेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें हम कर क्या रहे हैं कि आपके लिए जो पीछे के एग्ज़ाम्स हुए हैं अब तक के कांस्टेबल के, वो चाहे किसी भी लेवल के हों, वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हों, स्टेट के कांस्टेबल हों, यूपी के कांस्टेबल हों, किसी भी स्टेट और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम हों, उनके पेपर के एनालिसिस के, प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेस पर एक फॉर्मेट तैयार करके, एक क्वेश्चंस फ्रेम करके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कांस्टेबल लेवल के, उन क्वेश्चंस की सीरीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे जीएस, 7 बजे रीजनिंग और 8 बजे मैथ्स की सीरीज पढ़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास मोटिवेशनल कोट से। याद रखना तुम्हारी किस्मत तब तक नहीं बदल सकती, याद रखना तुम्हारी किस्मत तब तक नहीं बदल सकती जब तक तुम मेहनत नहीं करते। किसी के हाथों में बहुत अच्छी रेखाएं हो, किसी ने बता दी हो कि आपके हाथों में बहुत अच्छी रेखाएं हैं, और आप, वो व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ ना करूंगा और मेरी ये रेखाएं ही मेरे लिए सब कुछ कर देंगी। ऐसा कुछ होना जाना नहीं है दोस्त। अपने किस्मत को खुद की मेहनत से लिखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर पाते हैं। कार्य प्रारंभ करने के तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? कह रहे हैं ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 12 दिन में कर सकते हैं। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 12 पंजे 60। कार्य प्रारंभ करने के चार दिन पश्चात बी शामिल हुआ, यानी 4 दिन तक ए ने अकेले काम किया। और अगर ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया है तो ध्यान दीजिएगा कि 4 दिन में कितना काम हो गया होगा? 12 काम। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 काम। तो शेष कितना काम बचा होगा दोस्त? शेष काम बराबर हो जाएगा 60 माइनस 12 यानी 48। 48। अब शेष 48 काम को ए और बी मिलके पूरा करेंगे तो 8 काम करेंगे, तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कह रहे हैं कार्य कुल कितने दिन चला? 6 दिन इधर और 4 दिन कौन? ए ने अकेले काम किया है, तो +4 यानी कुल 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है, कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। समझ रहे ना? ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लिया तो आंसर एलसीएम हो गया 60, 60 पूरा काम। ए का 1 दिन का काम 3 और बी का 1 दिन का काम 4। क्या कह रहे हैं कि 4 दिन, बी ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन तक काम किया है, तो 12 काम किया। शेष कितना काम बच गया? 60 में से 12 चला गया तो शेष 48 काम बच गया। और इस 48 काम को ए और बी अगर मिल जाए तो 5 3 8 काम प्रतिदिन करेंगे, यानी 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और 4 दिन ए ने अकेले काम किया है, यानी पूरा काम समाप्त होने में कुल 10 दिन का समय लगेगा। क्लियर है इतनी बात? अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु है, सभी भुजाएं बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब 12 कर्णी 3 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है,
कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब यानी लंब से शीर्ष से इसके आधार पर डाला गया जो लंब है यानी इसकी जो ऊंचाई है वो दे रहा है आपको कितना 12 करनी में 3। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2a बराबर दे रहे हैं आपको, ए क्या है भुजा है, ये बराबर दे रहे हैं आपको 12 करनी में 3, 12 करनी में 3, करनी 3 से खत्म हो गया और ए बराबर मिल गया आपको 24, यानी भुजा कितनी आ गई 24। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, यानी √3/4 गुणित 24 ये 6 हो गया और 24 का 144 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ लो। कह रहे कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी शीर्ष लंब का मतलब इसके शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, यही शीर्ष लंब कहलाता है, या इसको कह सकते हैं ये इसकी ऊंचाई है और वो 12 करनी 3 है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a बराबर 12 करनी 3 से करनी 3 खत्म हो गया, ए मिल गया आपको 24। क्षेत्रफल कितना हो गया √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर का मतलब 24 गुणित 24 यानी 144 करनी में 3 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल व धारा के वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल समझो, धारा के साथ और विपरीत। क्या है धारा के साथ और विपरीत? धारा के साथ अगर 1 घंटा लग रहा है तो धारा के विपरीत 2 घंटा, यही मामला है ना। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से लिए गए समय का आधा समय लेती है। ठीक है, ये किसका रेशियो है? T1 और T2 का, टाइम का रेशियो है। ये T1 संबंधे T2 है। क्या कह रहे हैं कि चालों का क्या अनुपात हो जाएगा? S1 संबंधे S2, 2 संबंधे 1 हो जाएगा, 2 संबंधे 1 हो जाएगा। यानी धारा के साथ चाल कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत चाल कितनी हो गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे हैं स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात ज्ञात करो। तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल संबंधे धारा की चाल, अब नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटा 2, यानी 3/2, और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? 2 - 1/2, यानी 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा 3 संबंधे 1। ठीक है, 3 संबंधे, सॉरी इसमें कोई ऑप्शन गलत है कि ये 13 संबंधे 1 नहीं होगा, यही 3 संबंधे 1 है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 संबंधे 1। फिर से सवाल समझ लो, आसान सिंपल सवाल है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेती है। धारा के विपरीत अगर जाने में 2 घंटे का समय लगा है तो अनुकूल जाने में 1 घंटे का समय लगेगा। 1 संबंधे 2, ये समय का अनुपात हो गया। तो चालों का अनुपात 2 संबंधे 1 हो गया। नाव की चाल क्या होगी? धारा की चाल प्लस उस नाव की चाल क्या होगी? धारा के साथ चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बटा 2,
और धारा की चाल क्या होगी, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2, यानी 2 + 1/2 ना हो गया और 2 - 1/2 धारा हो गई, यानी अनुपात हो गया 3 संबंधे 1। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल, सुधा एवं बेबी ने क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद अन्नू भी 15,000 लगाकर इसमें सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपए के लाभ में अनु को कितना भाग अनु का भाग कितना है। ठीक है, सुधा है, बेबी है, बेबी है, और कौन है, अन्नू। अन्नू कह रहे हैं 12,000 रुपए सुधा ने लगाया, 16,000 बेबी ने लगाया और 8 माह बाद 15,000 अनु ने लगाया। 2 वर्ष बाद यानी 24 महीने, 24 महीना इसका कहानी चला, 24 महीना इसका पैसा चला और इसका कितना 8 माह बाद यानी 16 महीने चला। तो 2 वर्ष बाद 45,600 के लाभ में अनु का हिस्सा। ध्यान दो, अनु का निवेश कितना है, 000 तो सब जगह से काट दो, ये 3 0 3 0 3 0, 8 दूनी 16, 8 तिरिके 24 और 8 तिरिके 24, 4 त्याई 12, 4 चौके 16, कटना नहीं है, 4 से नहीं कटना है दोस्त, सॉरी, ठीक है, 4 से इसको नहीं कटना था, 3 से काट सकते थे, 3, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, 4 से काट दिया ना। यहाँ पे कितना हो गया, ये 12 गुणित 3 हो गया, फिर से देख लेते हैं, ये कितना हो गया 16 गुणित 3 हो गया, हाँ 3 से कट जाता, और यहाँ पे कितना हो गया 15 गुणित 2 हो गया। अब क्या करते, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 5 15, अब कुछ कटना है, 2 1 का 2, 2 8 16, 2 6 12, यानी 6 संबंधे 8 संबंधे 5, 8 से 14 5 21 आ जाएगा, 8 से 14 14 5 19, 19 भाग बराबर कितना 45,600, यानी 1 भाग बराबर, आपको देख लो 19 दूना 38, ठीक है, 19 2400। तो कह रहे हैं इसका हिस्सा कितना है अनु का, तो अनु कितनी है 5 है, 5 भाग बराबर 24 5 120 और उसके आगे 000, कितना आ जाएगा 2 साल बाद उसका लाभ 12,000 रुपए अनु का लाभांश हो जाएगा 2 साल बाद। क्लियर है ना, समझ रहे हैं, सिंपल सवाल है पार्टनरशिप का, आपने किया है, बहुत सारा सवाल किया है सर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से वार्षिक दर, ध्यान देना जरा सा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12 सही 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय 1250 बढ़ जाती है। उसका मूलधन होगा। अब देखो यार, पहले क्या था, मूलधन ब्याज की दर थी 10%, 10% से दर कितनी हो गई 12.5%। तो इससे क्या हो गया कि दर में कितनी वृद्धि हुई 2.5% की, और ये 2.5% इनकम में कितना बढ़ा दिया 1250। तो 1% 25 बराबर हो जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा 125,000 या 25
5 125 यानी 1 बराबर 500 हो जाएगा। तो 100 मूलधन का मतलब हो जाएगा 50,000। 50,000। बात को फिर से समझ लो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% यानी 2.5% बढ़ जाती है, तो ब्याज से होने वाली आय 1250 बढ़ जाती है, उसका मूलधन होगा यानी 2.5% बराबर 1250 यानी 25% बराबर 12,500 यानी 1 बराबर 500। तो फिर कह रहे हैं मूलधन 100% बराबर 50,000। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। विजय ने, ध्यान दीजिएगा, विजय ने 75 है, ये 75 है भाई। विजय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य क्या है? ठीक है, मान लिया हमने लागत मूल्य यक्स है और अगर उसको लाभ यक्स प्रतिशत का ही हुआ, लागत मूल्य की बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो x% के लाभ का मतलब 100 प्लस यक्स बटा 100, ये बराबर कितना हो गया? 75 रुपए के। x रुपए की घड़ी को यक्स प्रतिशत लाभ पर बेचेगा तो ये 75 में हो गया। अब आप देखो x 100x प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 7500 या x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0, या यूं कह सकते हैं कि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और माइनस 50 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50। दो घात समीकरण में x का वैल्यू 50 आ जाएगा यानी लागत कितनी आ गई? 50 रुपए। ध्यान से समझ लो, मान लिया घड़ी का CPX था तो प्रॉफिट परसेंट कितना था? x प्रतिशत। तो रिटर्न कितने में कितना मिलेगा? x जैसे 10% का प्रॉफिट है तो 110%, 20% का प्रॉफिट है तो 120%, तो वैसे ही x% का प्रॉफिट है तो 100 प्लस x बटा 100 बराबर 75। ठीक, सॉल्व कर लिया, x बराबर 50। अब 50 पे 50 का % का प्रॉफिट हो जाए तो 75 में बिकेगा, सिंपल है। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे कर सकते थे आप कुछ ना करते, 150 उठाते, 150 में 150% जोड़ोगे तो 75 आना नहीं, 175 में भी 50% जोड़ोगे 175% तो आना नहीं, 60 में 60% जोड़ते तो 36 96 हो जाता, ये भी नहीं सही है। तो एक आंसर 50 में 50% जोड़ोगे तो 75 आएगा, ये सही। हिट एंड ट्रायल से, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल लगा लोगे तो आ जाएगा। पहला ऑप्शन 150 है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 150 में 150% जोड़ोगे तो 75 नहीं आएगा। दूसरा देखो यार, ये तो एक दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्रय मूल्य से ही अधिक, मतलब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से तो अधिक आएगा नहीं क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 150 और 75 बचा 50 और 60, 60 का 60% जोड़ दोगे इसमें तो 60 का 60% 36, 96 रुपया हो जाएगा। 50 का 50% 75 हो जाएगा। तो बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, राइट ना। अगला देखो, साठ लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? ध्यान देना, साठ लीटर मिश्रण में 45 दूध है, 15 या 45, 15 चौका 60 और 15 पानी है। ये मिल्क के कंटेंट है, अरे ये मिल्क है और ये वाटर कंटेंट है। कह रहे हैं इसको कितना पानी मिला, इस अनुपात को 2:1 करने कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो दूध तो कुछ नहीं मिला रहे हो तो 0 यानी ये 45 हो गया। कितना पानी मिलाओगे, कितना पानी मिलाओगे
कि ये अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाए। तो 2 का मतलब 45 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 22.5, और 15 में कितना जोड़ोगे 7.5, तो 22.5 आएगा, यानी 7.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ध्यान देना, कह रहे हैं कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में, यानी 45-15 है। ठीक है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? दूध नहीं मिलाना है, पानी ही मिलाना है। तो दूध नहीं मिलाया, यानी 45 में 0 ऐड किया तो 45 हो गया, और 45 क्या हो गया 2:1, अनुपात 2 संबंध 1, यानी 2 भाग बराबर 45, तो 1 भाग बराबर 22.5, और हुआ है कितना अपने पास 22.5, है अपने पास कितना 15 से 22.5 जाने के लिए 7.5 और पानी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अनुपात 2 संबंध 1 का बैठ पाएगा। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान देना, राम और उनके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम और उनके 2 बच्चे हैं, राम प्लस उनके 2 बच्चे S1 प्लस S2, ये 17-51 साल के हैं, और कह रहे हैं राम की पत्नी वाइफ प्लस बच्चे S1 प्लस S2 बराबर 16-48 है। यानी आप घटा देंगे अगर, तो बच्चे तो खत्म हो जाएंगे, राम माइनस उनकी पत्नी बराबर हो जाएंगी 3 की, और कह रहे हैं यदि राम की आयु 33 है, राम 33 है, तो -3 बराबर उसकी पत्नी, तो पत्नी उनकी कितनी हो गई W 30 की हो गई, पत्नी 30 साल की हो गई। ये आपका चौथा ऑप्शन। देख लो फिर से सवाल, कह रहे हैं कि राम और उनके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो राम और उनके 2 बच्चे S1 प्लस S2 आयु का योग 17-51, और जबकि राम की पत्नी W और उनके दोनों बच्चे 16 वर्ष के हैं, 16-48, S1 से S2 से खत्म, तो R माइनस W इज इक्वल टू 3, या राम 33 का है तो 33 माइनस 3 बराबर, अब ये W इधर चला जाएगा 3 इधर, तो W कितना 30, यानी उसकी पत्नी कितने की हो गई 30 साल की हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे यहां तक। अगला ध्यान देना, कोई व्यापारी क्या है सवाल, कोई व्यापारी 950 रुपए में खरीदता है तथा उसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ प्राप्त हो। पहले तो 2 चीजें हैं, इसको समझो। देखिए इसका करेक्शन कर दे रहा हूं मैं, हाँ, कोई व्यापारी एक घड़ी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। सीपी है, एसपी है और एमपी है। बात समझो, 450 रुपए में खरीदा है दोस्त, उसको 20% प्रॉफिट चाहिए ना। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? इस सवाल को इस तरह से भी कर सकते। चलिए एक तरीका तो ये है, मैं बता रहा हूं आपको। इस पर 20% का मतलब कितना हो गया? 20 चौक के 80, 80 10 90, यानी 540 में बेचेगा, तब उसको कितना होगा? 20% प्रॉफिट होगा।
कह रहे हैं वह अंकित मूल्य कितना निर्धारित करे कि 10% छूट दे। ये 540 जो है, ये 540 10% छूट के बाद आया है और अंकित मूल्य तब कितना हो जाएगा, यानी 540 बटा 90 गुणित 100, 9 छक 54 60, यानी कितना हो गया 600। 600 उसका अंकित मूल्य हो गया। 600 के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, यानी 60 रुपए की छूट देगा, तो विक्रय मूल्य 540 हो जाएगा और यही इसका सवाल का आंसर है कि उसका अंकित मूल्य 600 हो जाएगा। दूसरा एक तरीका ये था, दूसरा ये है कि सीपी और एमपी में एक फार्मूला बनता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां 90 हो गया, डिस्काउंट कितना था 10%, तो 100 माइनस 10 90, और ये कितना हो गया 120, और 90 बराबर कितना है 450। 90 बराबर सीपी 450 है, तो 120 कितना हो जाएगा 9 9 5 45, 1 5 है, तो 12 5 60, 600 हो जाएगा। यहां से भी आपका आंसर निकल आएगा। एक ऊपर वाला भी तरीका है और एक ये भी तरीका है, क्योंकि ये जो आएगा ना ये 10% डिस्काउंट के बाद ही आया होगा, तो 10% डिस्काउंट के बाद आया होगा, तो 540 कितना है अंकित मूल्य का 90% है, तो अंकित मूल्य 600 हो गया। 600 पे 10% की छूट दिया, 60 रुपए छोड़ दिया 40, तो 540 में बिक गया, विक्रय मूल्य 540 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अब आप देखिए सिंपल एक सवाल दे रहे हैं आपको कि 21600 में किस संख्या से, किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको तोड़ो जरा सा, ये 216 गुणित 100 में टूट जाएगा, और पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर होना जरूरी है पूर्ण वर्ग के लिए। 216 क्या है 6 का क्यूब दिख रहा है, 6 गुणित 6 गुणित 6 और गुणित 100 गुणित 10 गुणित 10, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, एक 6 का पेयर नहीं बना। पूर्ण वर्ग होने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा, एक तो 6 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4%, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपए पर होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपए की राशि पर 8,000 रुपए की राशि पर 3%, प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा। देख लो, जितना ब्याज 6,000 रुपए पर 5 वर्ष में 4% की दर से होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपए पर 8,000 रुपए पर 3% की दर से कितने समय में होगा। यही सवाल है आपका। 100 से खत्म, 3 से काट लोगे तो 2,000, 2 से काटोगे 2 चौके, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी t बराबर 5 ईयर। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 साल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे भाई। अगला सवाल ध्यान देना, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेमी और 16 सेमी, बारह सेमी और 16 सेमी हैं, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। समचतुर्भुज है, ध्यान देना।
समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 90 डिग्री, ठीक। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो एक विकर्ण 6 हो जाएगा और एक विकर्ण 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। ये हो गया भाई। क्यों हो जाएगा 10? क्योंकि ये ट्रिपलेट बन गया ना। समकोण त्रिभुज बन गया तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो क्या हो गया? ये 6 और 8 हो गया तो क्या हो गया? ये भुजा 10 हो गई, ठीक है ना। ये भुजा 10 हो गई, और जब ये भुजा 10 हो गई तो यही तो इसकी भुजा है। तो इस प्रकार इसकी लंबाई कितनी हो गई समचतुर्भुज के? 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखिएगा, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, ठीक है। सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। श्री अकेला एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, ए बी और सी, सी एक काम को 7 दिन में कर सकता है। ध्यान देना, सी एक काम को 7 दिन में कर सकता है। तो बी क्या कर रहा है? बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी जो काम सी 7 दिन में करेगा बी 14 दिन में करेगा। और बी द्वारा ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी ए पूरा काम 28 दिन में करेगा। बस क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। शुरू से देखो, सी अकेला उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी सी जितना काम 7 दिन में करता है उतना काम अगर बी को करना हो तो 14 दिन लगेगा, और जितना काम बी 14 दिन में करता है अगर उसे ए को करना हो तो 28 दिन में लगेगा। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 28, इसका एलसीएम हो गया 1, 2, 4। तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 28/7। एक दिन का काम कितना हो गया? तीनों का 7/7, 4 दिन में पूरा करेंगे। आसान सवाल, ठीक ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में होगी? कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 8 गुनी, 8 गुनी का क्या मतलब है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। दो की पावर 1 होने में कितना साल लगा? 4 साल। ध्यान देना जरा सा। 2 गुनी का क्या मतलब है ये बताओ? 2 गुनी का मतलब है 2 की पावर 1। 1 पावर होने में 4 साल, तो 3 पावर होने में 4 × 3 = 12 साल। 8 गुना होने में कितना साल लगेगा? 12 साल। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी पर कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर, कुछ और बेहतरीन, शानदार और अच्छे सवालों के साथ प्रैक्टिस करेंगे हम सब मिलकर सिलेक्शन गुरुजी पर इसी समय। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।